व्हाट्सएप की चैट का स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है ताकि मेरे आगे कुछ ये काम आ सके, या अगर मुझे कोई गलत फंसाने की कोशिश करे तो मुझे काम आ सके। मैं एडवोकेट हूँ इसलिए इस बात को जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जागरूक जनता भी इस बारे में जाने, क्योंकि अक्सर आपके साथ हुआ होगा, आपको लगा होगा कि कोई चैट है जो आपको रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, या आपको लगता है कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, तो रिकॉर्ड के लिए चैट तो होनी चाहिए। आप हो सकता है कभी किसी मैटर में फंसे हो और आपको लगा हो कि शायद मैं चैट दिखा दूँ, अपना ईमेल दिखा दूँ, मैं बच जाऊँ, या फ्यूचर में आप ऐसे ना फंस जाएं। आप कैसे अपनी चैट को सिक्योर करके उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाए, कैसे आप अपने आप को डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी कैसे बचा सकते हैं, इस छोटे से वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे एक छोटे से इस सूत्र से आप अपने आप को बचा सकते हैं फ्यूचर में होने वाले किसी भी क्राइम से, और कोई आपको गलत ना फंसा दे। इसलिए आज हम आपको जागरूक कर रहे हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो अब तक कर चुके होंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के बारे में। सिंपल भाषा में बोलूं तो व्हाट्सएप, ईमेल, इंस्टा, फेसबुक पे जो हम मैसेज का आदान प्रदान करते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान करते हैं, क्या कुछ केस होने पर, कोर्ट में कभी जाने पर क्या वो काम आ सकते हैं? क्या आपकी अपनी वाइफ से या हस्बैंड से की गई चैट या बिजनेस ट्रांजेक्शन में बिजनेस ट्रांजेक्शन जो आजकल हम व्हाट्सएप पे करते हैं, इनवॉइस भेजना, लेना, इन सब तरह की बातों को क्या कोर्ट इंपॉर्टेंस देती है या नहीं देती है? और क्या ऐसी टेक्निक हम यूज़ करें कि हमारे मोबाइल में जो रिकॉर्ड है या हमारे मोबाइल में जो कॉल रिकॉर्ड सेव है या कोई व्हाट्सएप पे कोई अगर डॉक्यूमेंट सेव है तो वो कैसे काम आए? आज हम उस बारे में जानकारी जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में आपको मैं कुछ सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा जो कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एविडेंसेस की। पहले के ज़माने में एविडेंसेस होते थे, जब आप क्राइम सीन पे जाते थे तो जिसने क्राइम होते हुए देखा है तो वो एविडेंस कहलाया करता था। टाइम चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आया, गैजेट्स का ज़माना आया, धीरे धीरे अब मोबाइल इंपॉर्टेंट हो गया है, ईमेल इंपॉर्टेंट हो गए हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसलिए भारत के कानून में परिवर्तन किया गया और एविडेंस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी शामिल किया गया है। यानी अगर आज के कानून की बात करें तो एविडेंस इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मतलब जितनी भी वो चीज़ें जो आजकल इलेक्ट्रॉनिकली आदान प्रदान की जाती है, जैसे ईमेल, इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज भेजा हो, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या व्हाट्सएप का कोई डॉक्यूमेंट हो, आपने कॉल पे कोई बात रिकॉर्ड करी हो यानी कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी कैमरे जो लगते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंदर आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अब भारत के कानून ने एविडेंस में इंक्लूड कर लिया है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को बिल्कुल मान्य माना जाता है। यानी व्हाट्सएप, ईमेल या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया आदान प्रदान एविडेंस की श्रेणी में आता है और उसको कोर्ट मानेगी। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या आपने जो व्हाट्सएप किया उसका प्रिंट आउट लेके आप कोर्ट में दे दोगे तो क्या वो मान्य है? या फिर अगर आपने कोई ईमेल का प्रिंट आउट लेके दिया, क्या वो मान्य है? या सीसीटीवी की आपने रिकॉर्डिंग ले जाके दे दी कोर्ट में, क्या वो मान्य है? नहीं। यहाँ पे आपको ठहरना पड़ेगा, क्योंकि एक टेक्निक यूज़ करनी होगी हमें। पर ये बात तो तय है कि ये कोर्ट में एक्सेप्टेड है, तो आप आगे से अगर कोई भी आपको एविडेंस रखना है तो आप ईमेल या व्हाट्सएप पे सेव रख सकते हैं, क्योंकि ये कोर्ट में आपके काम आएगा। अब हम बात करते हैं कि कोर्ट में कैसे इसको हम ले जाएं, कैसे काम आएगा। देखिए, एविडेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी एविडेंस, एक होता है सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस जिसको आप सेंसेस भी इसमें यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे मर्डर हुआ है तो मर्डर होने पे जब आप कोई आंखों से देखता है, जो आई विटनेस है वो उसका प्राइमरी विटनेस होगा। लेकिन सेकेंडरी, वो जब प्राइमरी अवेलेबल नहीं होता है तब सेकेंडरी एविडेंस पे जाया जाता है। मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कोई ईमेल पे किसी सर्वर पे अपना कोई एक्सचेंज किया है कॉन्वर्सेशन का, तो अब सर्वर जो होते हैं वो तो बाहर इंस्टॉल्ड होते हैं, तो वो सर्वर होता है प्राइमरी एविडेंस, लेकिन उस सर्वर को कोर्ट में लाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए कानून में ही एक बात लिखी हुई है कि जब प्राइमरी एविडेंस को आप कोर्ट में नहीं ला सकते, इन केस ऑफ प्राइमरी एविडेंस इज नॉट अवेलेबल, या इन केस ऑफ जब प्राइमरी एविडेंस इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको कोर्ट में ला पाएं, तो आप क्या लाएंगे? सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट में ले जाने के लिए हमें एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जो इस पूरे वीडियो की सबसे खास बात है।
उस सर्टिफिकेट को हम कहते हैं सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 65B को दे रखा है और उसमें बोला है कि जब भी आप कोई सेकेंडरी एविडेंस मूव करें कोर्ट में तो आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा। उस सर्टिफिकेट में बहुत नॉर्मल सर्टिफिकेट होता है, उसमें आपको ये लिखना होता है कि आपने ये कंटेंट या जो भी फोटो है या जो भी ईमेल है कहाँ से लिया, आपने कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो किया। एक सिंपल सा एक सेल्फ डिक्लेरेटरी एफिडेविट आपको कोर्ट को देना होता है। कई बार मुद्दा ये सुप्रीम कोर्ट में उठा है, कई बार 65B का सर्टिफिकेट लगाया है नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने व्यूज चेंज किए हैं, लेकिन हाल ही के एक लैंडमार्क जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह क्लियर कर दिया है, अगर आपने 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगाया है तो उस एविडेंस को मान्य नहीं माना जाएगा। अक्सर हम देखते हैं डोमेस्टिक केसेस होते हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, उनमें जब वो कहते हैं कि मैंने कॉल रिकॉर्ड कर रखा है, मेरे पास किसी का व्हाट्सएप है, या अगर आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में जब आप व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि मैंने इतने पैसों की बात हो रखी है, तो आप वो कोर्ट में सबमिट तो कर देते हैं, लेकिन जब पूरा केस खत्म हो जाता है तब पता लगता है कि वो तो एविडेंस मान्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वो सर्टिफिकेट ही नहीं लगाया। इसलिए दोस्तों आपको सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट लगाना बहुत जरूरी है। इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है, आपको इसमें लिखना होता है कि ये मैंने इस तरह से इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया है और आपको वो सर्टिफिकेट कोर्ट में देना होता है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल में कोई एक फोटोग्राफ है जो आपने कहीं रिकॉर्ड करी है एज एविडेंस और आपको कोर्ट को देनी है, तो आप क्या करेंगे इस मोबाइल में, आप उस मोबाइल का एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसका स्क्रीनशॉट को आप प्रिंट आउट निकाल के आप उसको ऐसा एविडेंस यूज करेंगे। तो आपको अपने एफिडेविट में भी वही बात लिखनी है, आपको लिखना है कि ये सो एंड सो मेरे पास मोबाइल है, ये मैंने सो एंड सो दुकान से खरीदा है, ये इसका इनवॉइस नंबर है, मैंने सबसे पहले मोबाइल लिया, मोबाइल लेने के बाद मैंने उसमें स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट को यहाँ सेव किया, उसको मैंने प्रिंट आउट लिया, प्रिंट आउट लेने के लिए मैंने इसको सो एंड सो प्रिंटर से कनेक्ट किया, उस प्रिंटर का नाम आएगा, उस प्रिंटर से मैंने कनेक्ट करके उसे प्रिंट आउट लिया, ये पेपर था और इस तरीके से मैं कोर्ट में सबमिट कर रहा हूँ और मैं ये एफिडेविट पे लिख के देता हूँ कि जो मैंने बोला है वो सच बोला है। तो ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं उसको आपको लिखना ही एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है और इसे हम कहते हैं सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट, जो कि मैंडेटरी है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिकली वो वैलिड हैं, कोर्ट में एडमिसिबल हैं, लेकिन आपको एक ही बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट देना है। दोस्तों ये तो बात हुई प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस की, लेकिन अब सवाल उठता है तो क्या जब हमको कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस देना है और हमें इसी तरह का सर्टिफिकेट देना है, मतलब एक तरह से जो भी फोटोकॉपी हो गई आपकी इमेज की, फिर सर्टिफिकेट आपने दे दी, तो क्या प्राइमरी एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दें, क्या फेंक दें? नहीं, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर सपोज आपने सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में मूव किया, इस तरह से आपने कोई ईमेल चैट या कॉल इस तरह से आपने मूव किया विद सेक्शन 65B सर्टिफिकेट, तब एक बात उठ सकती है, हो सकता है ऑपोजिट काउंसिल या जो आपके ऑपोजिट पार्टी है वो आपको बोलेगी कि सर कोर्ट में जाके ये एप्लीकेशन देगी कि सर हमें लगता है इन्होंने जो एविडेंस कोर्ट में दिया है वो गलत दिया है या वो सत्यता से परे है, वो सच नहीं है। तो फिर क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, जो आपका प्राइमरी एविडेंस है उसको भेजेगी एफएसएल के अंदर और चेक करेगी कि आपने जो सेकेंडरी एविडेंस दिया है वो सही है या नहीं है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप पे टेम्परिंग के एलिगेशंस आ सकते हैं या आपको लगता है कि हमें फ्यूचर में एविडेंस सेव रखना है क्योंकि हो सकता है ऑपोजिट काउंसिल जो अक्सर होता है कि इस तरह के एलिगेशन रेज कर सकते हैं, तो प्राइमरी एविडेंस को हमेशा बचा के रखें। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल बात, प्राइमरी एविडेंस में होती है हैश वैल्यू। हैश वैल्यू दोस्तों, हैश वैल्यू होता है एक नंबर्स होते हैं जो फिक्स होते हैं हर एविडेंस के। फॉर एग्जांपल अगर कोई इमेज है तो उसका फिक्स हैश वैल्यू है, अगर कोई कॉल रिकॉर्डिंग है या सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है तो एक फिक्स नंबर है। उस नंबर में अगर हल्का सा भी चेंज आ गया, फॉर एग्जांपल आपने किसी टेक्स्ट को कोर्ट में प्रेजेंट किया है तो उसकी एक हैश वैल्यू होगी प्राइमरी एविडेंस की। अगर आपने उसमें हल्का सा भी कॉमे का भी अगर चेंज किया या फुल स्टॉप भी लगाया या फॉन्ट भी चेंज किया तो उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। वी डोंट वांट कि हैश वैल्यू चेंज हो। अगर हैश वैल्यू चेंज हो गई तो कोर्ट ये बात मान लेगी कि आपने एविडेंस के साथ टेम्परिंग की है, आपने गलत एविडेंस दिया है। इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, आपको प्राइमरी एविडेंस बचा के रखना है क्योंकि उसकी जो हैश वैल्यू है वो बाद में बहुत काम आती है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टा, एफबी या जो ये कन्वर्सेशन आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहे हैं वो कैसे कोर्ट में एडमिसिबल है। तो कंक्लूजन ये है कि वो एडमिसिबल है। दूसरी बात, एडमिसिबल है लेकिन इसको कोर्ट में कैसे पेश करना है, जो मैंने आपको बताया सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट है उस तरीके से पेश करना है। थर्ड बात, पेश करने के बाद आपको प्राइमरी एविडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करना है क्योंकि हैश वैल्यू उसमें रहती है।
तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। अक्सर ये काम आता है जब बिजनेस कॉन्वर्सेशन हम चैलेंज करते हैं कोर्ट में कि हमने इतना सामान दिया नहीं दिया, पेमेंट का आदान प्रदान हुआ नहीं हुआ, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में, या फिर जहाँ पे सेक्सुअल हरेसमेंट के चार्जेस लगते हैं, जहाँ पे ऐसा होता है कि जो रिलेशनशिप में होते हैं वो अपनी जो चैट्स देते हैं एक दूसरे को कि मैंने ऐसा कभी चैट नहीं की, तो उन चैट में ये बहुत काम आती है। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगला वीडियो हम इसी बात को लेकर बना रहे हैं कि क्या आप जो कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं क्या वो लीगल है या इलीगल है, क्या किसी के कॉल को रिकॉर्ड करना गलत है या सही है, वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। मिल रहे हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कट चल रहा है ना कैमरा, बोलूँ कट हो गया, सही जा रहा है। हाँ बट मैं आज यूँ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बोल रहा हूँ। क्या चंपू स्टाइल लगती नहीं?